Can you hear me, every student? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कल हम लोगों ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा कि जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं तो आउटर इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है और इनर शेल की वजह से रिपल्शन भी होता है। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बेसिकली नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय आउटर इलेक्ट्रॉन, मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन नंबर ही है बट एक्चुअल नंबर ऑफ प्रोटॉन से कम होता है। अगर मैग्नीशियम में 12 प्रोटॉन है तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज 12 से कम होगा। बताइए, यहीं तक पढ़े थे? हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes, sir. Yes, sir. अब आइए उसी से रिलेटेड टॉपिक है शील्डिंग इफेक्ट। इसी का दूसरा नाम है स्क्रीनिंग इफेक्ट। पहले तो समझिए, शील्डिंग माने होता है बचाना। समझा कि नहीं? तो अब कैसे बचाएगा? तो वही कल ही वाला किस्सा है, सारे लोग गौर से सुने, लिखना नहीं है। फॉर वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम, अगर किसी सिस्टम में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वहां कोई इनर शेल नहीं है। तो बताओ, आउटर इलेक्ट्रॉन पर ओनली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहां, लेकिन जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं तो वहां न्यूक्लियस है। मान लीजिए ये 3 शेल हैं उसके अंदर, तो आप ये समझिए और ये इलेक्ट्रॉन है। बताइए, न्यूक्लियस तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, हाँ या ना, जल्दी बताइए। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन इस दोनों के बीच में बताइए ये इनर शेल है कि नहीं, जल्दी बताइए। Yes, sir. है. Yes, sir. Yes, sir. वो क्या कर रहा होगा? इस इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा होगा, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बस तो देखिए, इनर शेल इलेक्ट्रॉन, और से सुनिए, इनर शेल इलेक्ट्रॉन शील्ड मतलब ढक देना, ढकना, बचाना। इनर शेल इलेक्ट्रॉन शील्ड द, क्या कर रहा है? आउटर इलेक्ट्रॉन। तो इसी को शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। 3 पार्ट है शील्डिंग इफेक्ट में, सुनो अच्छे से। न्यूक्लियस, आउटर इलेक्ट्रॉन और इनर शेल। तो इनर शेल देखो पूरे न्यूक्लियस को ढक दिया, तो बताओ इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया कि नहीं, जल्दी बताएं। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हिमांशु, जिसके घर में हंगामा है वो म्यूट कर लें। तो बताइए, शील्डिंग का मतलब यही है। इनर शेल जो होता है वो शील्डिंग अफेक्ट करता है, यानी इनर शेल आउटर इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से बचाता है। तो वही है। बताइए, सारे लोगों को समझ में आया कि नहीं? हाँ ना, या जल्दी बताइए। Yes, sir. समझ में Yes, sir. आ गया.
शील्डिंग इफेक्ट में अभी लिखिएगा नहीं, शील्डिंग इफेक्ट में क्या होता है कि द शील्डिंग ऑफ outer the shielding of outer shell electron from the nucleus. देखिए the shielding of outer shell electron from the nucleus by the बोलो by the अरे shielding of outer shell electron from the nucleus by the Inner shell. Inner shell. inner shell. Very good. Inner shell electrons is known as shielding effect. Did you understand everyone? तो शील्डिंग इफेक्ट अभी लिखिएगा नहीं, शील्डिंग इफेक्ट का मतलब होता है यही बचाना होता है। न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बीच में आपने एक पर्दा डाल दिया, मतलब ये समझिए जैसे बल्ब है, बल्ब के ऊपर बल्ब रोशनी देता है, लाइट, आप उसके ऊपर एक क्लॉथ को रख दीजिए, हैंडकरचीफ को रख दीजिए, तो रोशनी कम हो जाएगी कि नहीं? जल्दी बोलिए हाँ या ना। यस सर, कम हो जाएगी। तो बस वही है, न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच में इनर शेल न्यूक्लियस को ढक लिया, इसकी वजह से आउटर पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। एकदम समझिए, न्यूक्लियस, आउटर, इनर शेल। इनर शेल एक्ट एज अ शील्ड, वो बचाता है, वो आउटर शेल को बचाता है। कहां से बचाता है? न्यूक्लियस से। तो चलिए आप लोग यहां से लिखिए, सारे लोग जल्दी लिखिए। लिख लिया सर। सब लोगों ने लिख लिया हाँ या ना बताइए। Yes, sir. क्या लिख लिया आपने? बोलिए ना स्टूडेंट। यस सर, डन। Yes, sir. Yes, sir. Yes, एक दफा और सुन लें, शील्डिंग इफेक्ट पर, शील्डिंग इफेक्ट में तीन बातों पर ध्यान देना, न्यूक्लियस, आउटर इलेक्ट्रॉन और इनर शेल इलेक्ट्रॉन। इनर शेल वही क्या करता है, वो आउटर इलेक्ट्रॉन को बचाता है न्यूक्लियस से। तो वही इसलिए मैंने जब भी ना समझ में आए, ये आप डायग्राम समझ जाइएगा, ये न्यूक्लियस को घेर लिया और आउटर इलेक्ट्रॉन को बचा लिया, शील्ड कर लिया, इसलिए इनर शेल इलेक्ट्रॉन शील्ड द आउटर इलेक्ट्रॉन, बचा लिया न्यूक्लियस को ढककर। समझा कि नहीं? तो इसी को कहते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब हम शील्डिंग इफेक्ट का मतलब समझेंगे, गौर से सुनिए और ध्यान दीजिएगा। फैक्टर लिखना, टॉपिक शुरू कीजिए, सारे लोग लिखना शुरू कीजिए। फैक्टर अफेक्टिंग द शील्डिंग इफेक्ट। इसके बाद केमिकल बॉन्ड है, दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी केमिस्ट्री की जान है ये दो चैप्टर। कोई भी केमिस्ट्री में देखेगा मजबूत है कि नहीं, तो पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्ड, इसलिए इस चैप्टर के एक एक क्लास आपको आनी चाहिए। फैक्टर अफेक्टिंग द शील्डिंग इफेक्ट।
बाकी चैप्टर में पीछे का कोई कंसेप्ट नहीं है। हाँ, सेकंड बुक को मजबूत करना है तो ये थर्ड एंड फोर्थ आना चाहिए, सेकंड बुक। आप बताइए सारे लोग, फैक्टर अफेक्टिंग द शील्डिंग इफेक्ट लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए सारे लोग ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं। ये भी उसी तरह दो बातों पर डिपेंड करता है। वैल्यू ऑफ एन, एन का मतलब शेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूं, लिखिएगा नहीं। मान लो ये न्यूक्लियस है, सारे लोग स्क्रीन और मेरी आवाज को सुनो। ये N1 है, ये N2 है, ये N3 है, ये N4 है। मान लो कि N4 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बताओ इनर शेल N1 भी है, इनर शेल N2 भी है, इनर शेल N3 भी है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. इनर शेल तो तीनों है, न्यूक्लियस और आउटर के बीच में ये तीनों पर्दा का काम कर रहा है। अब तुम सच सच बताओ, N1, N2, N3 में न्यूक्लियस को अच्छे से कौन ढकेगा? N1, N2, N3 में N1 जो नजदीक होगा वही तो घेरेगा अच्छे से। अरे बोलो ना, हाय अल्लाह, बोलो भाई। हाँ, इसलिए याद रखो, शील्डिंग एबिलिटी ये भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू n। आई कैन एक्सप्लेन अगेन एंड अगेन, दोबारा सुने। जो नजदीक होगा वही, खुद सोचो, खुद सोचो, ए और बी में लड़ाई हुई, सी गया बचाने के लिए, तो सी, कुछ लोग होते ना दूरी से, मत लड़ाई करो, मत लड़ाई करो। एक क्या करेगा, वो सी को बिहार, सी गया, ए को दबोच लेगा। तो बताओ, नजदीक रहेगा तभी तो ए को घेरेगा कि दूर से घेरेगा? बोलना। सर नजदीक रहेगा तो नजदीक वही है। शेल के फॉर्म में अगर शील्डिंग एबिलिटी पूछी जाए, शील्डिंग एबिलिटी शेल और सब शेल दोनों पर डिपेंड करता है। लॉजिक लगाएं, एन घेरेगा अच्छे से, सॉरी N1, N2 भी घेरेगा लेकिन N1 जोर से घेरेगा। तो इसकी मिसाल ऐसे लो, गौर से सुनो अच्छे से। अगर तुम्हें कहे शील्डिंग एबिलिटी का मतलब वही है, शील्डिंग इफेक्ट। अगर आपसे पूछा जाए ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट में 1s, 2s, 3s, 4s, बताओ किसकी शील्डिंग एबिलिटी ज्यादा होगी? 1s. 1s। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। 1s तो और नजदीक है, वो तो घेर लेगा। दिमाग भी लगाओ, जो नजदीक होता है ना, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी ज्यादा होती है। बोर मॉडल कहता है दूर जाएंगे स्पीड कम होगी, क्योंकि दूर जाएंगे तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन है ही नहीं। नजदीक रहता है तो घन 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 इलेक्ट्रॉन नाचता है। नजदीक में वहीं पर रहता है न्यूक्लियस के, तो 1s ज्यादा घेरेगा उसको। अगर आपसे कहा जाए 2p, 3p, 4p, 5p, बताओ किसकी शील्डिंग एबिलिटी ज्यादा? 2p सर। 2p। अगर आपसे कहा जाए 3d10, 4d10, किसकी शील्डिंग एबिलिटी ज्यादा? 3d10 सर। अब बताओ कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आया हो, वैल्यू ऑफ n पर शील्डिंग इफेक्ट कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये सबको समझ में आया कि नहीं? एवरी स्टूडेंट बोले Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सक्षम और इशिका, सेन, ताहिरा, तीनों को आया? यस सर, आ गया। इशिका, सेन, हैव यू एनी प्रॉब्लम? No sir, no problem. पक्का पक्का 100 पर अच्छे से आया? Yes, अच्छे से आ गया। हाँ, शील्डिंग का मतलब घेरना। जो नजदीक होगा, जो शेल न्यूक्लियस के नजदीक होगा वो घेरेगा, न्यूक्लियस को घेरेगा, आउटर को बचाएगा।
आपकी लड़ाई किसी आपको घेर लेगा तभी दूसरों से बचा पाएगा। चलिए लिख लिया सारे लोग, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. कोई बोल ही नहीं रहा। दिस स्लाइड इज कंप्लीटेड। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. नो सर, वो देखो नो सर बोल रहा है बिहारी। अरे ताहिरा आपने लिख लिया? पिछला स्लाइड दिखा दूं, ये लिख लिया? पिछला कंप्लीट है? नो सर। नहीं कंप्लीट है? अच्छा ओके, चलिए दिस इज फर्स्ट स्लाइड। सब लोग ले लें स्क्रीनशॉट जिनका छूट गया। दिस इज फर्स्ट स्लाइड, ओके। दिस इज सेकंड स्लाइड, यस सर। दिस इज थर्ड। से ये तो लिख लिया सब लोगों ने। तो फिर से बताओ, शिंडिंग एबिलिटी शेल पर भी डिपेंड करता है, ये सब काम देगा अभी आगे। अब और दूसरा है शील्डिंग एबिलिटी, इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन किस सब शेल में है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो सारे लोग, ध्यान दो। तो देखो एक बात बताओ, ओवरऑल सुनो, क्या जो नजदीक होगा वही न्यूक्लियस को घेरेगा, हाँ या ना? जल्दी बोलो सारे लोग। Yes. Yes, sir. sir. वेरी गुड। तो बताओ एसपीडीएफ में कौन नजदीक है? S. S. Yes, sir. एक्स है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई आपको कहेगा अरे इसमें इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, डी में ज्यादा है। नहीं नहीं नहीं, गौर से सुने अच्छे से। ऑर्डर ऑफ शील्डिंग इफेक्ट, मैं रीजन बताऊंगा, ये पूछता है। एसपी का बहुत ज्यादा, इस दोनों को कहा जाता है, ये इतना इंपॉर्टेंट है, इतनी दफा आएगा इस चैप्टर में या 12th तक के ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, कि मैं क्या बताऊं। डी और एफ को कहा जाता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट, रीजन बताएंगे। इसको कहा जाता है इफेक्टिव, ये अच्छे से बचाता है। अब क्यों, या इसको आप ये भी कह सकते हैं नॉर्मल शील्डिंग इफेक्ट। स्कूल के एग्जाम में पूछेगा रीजन के साथ। आज आप सुन ले अच्छे से, पहले तो आप ऐसे समझें कि जो न्यूक्लियस के नजदीक है एस, यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है और इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी ज्यादा, वो और डिफ्यूज, एक वर्ड आता है केमिस्ट्री में, गौर से सुनिए, डिफ्यूज्ड शेप। अभी 2 मिनट रुक जाइए, पहले इसको समझिए। डिफ्यूज शेप, डिफ्यूज वर्ड जब भी आए तो समझिए लार्जर एरिया। खुद सोचो, अगर हम एक बात ये कहें, कहते हैं ना कि फलाना इलाके में घनी आबादी है, एरिया छोटा है, लोग बहुत ज्यादा हैं, तो उसको घनी आबादी कहते हैं, हाँ या ना? जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. वही है एस स्फेरिकल, और डी जो होता है वो डम्बल। डम्बल हम लोग चुप ऐसे ना बनाते, नो नो, देखो ऐसे। हाय अल्लाह, बताओ ज्यादा बड़ा है कि नहीं? स्फेरिकल से ज्यादा बड़ा है कि नहीं? जल्दी बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. और डबल डंबल बनाओगे तो और बड़ा डी का। हाय अल्लाह, बहुत बड़ा है, डिफ्यूज शेप है, इलेक्ट्रॉन हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, इलाका बड़ा, आबादी हर जगह डिस्ट्रीब्यूट, दूर दूर आबादी है। एस जो है छोटा है, छोटा का मतलब ये नहीं समझे कि सबने बना दिया छोटा, भाई ये कि स्फेरिकल। और फिजिक्स नहीं कहता हर स्फेरिकल का सरफेस एरिया कम होता है। क्या मैं सही झूठ बोल रहा हूं? आई नो मैथ एंड फिजिक्स वेरी वेल। स्फेरिकल, वाई जो ड्रॉप गिरता है वो स्फेरिकल क्यों गिरता है, पूछता है फिजिक्स में। सरफेस एरिया कम है। अल्लाह, कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे बोलो, आ रहा है समझ में? Yes, sir. Yes, sir. तो एक वर्ड आएगा डिफ्यूज्ड शेप, लार्जर एरिया। भीड़ है, लार्जर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है, तो भीड़ कम हो गई। एस में 2 इलेक्ट्रॉन, 3D में 10। शील्डिंग इफेक्ट किसका ज्यादा? एस।
ये ज्यादा नजदीक है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन 2 है लेकिन नजदीक है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की स्पीड भी ज्यादा है, वो एकदम घेर रहा है, चारों तरफ से दौड़ दौड़ के घेर रहा है। ये दूर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, देखो इलेक्ट्रॉन हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। तो कोई भी पूछे डी और एफ की शील्डिंग इफेक्ट पुअर, why S and P has effective shielding effect? Because it is nearer to the nucleus, as well as they do not have diffuse shape. D and F has a poor shielding effect due to diffuse shape, larger and as well as away from larger distance from the nucleus. जो नजदीक होगा वो ज्यादा अच्छे से घेरेगा न्यूक्लियस को और आउटर को बचाएगा। इसलिए आप आगे पढ़िएगा, मैं एक वर्ड बोल रहा हूं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब साइज का छोटा होना। ध्यान दो, एक वर्ड आएगा लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का उसका रीजन यही होगा कि डी और एफ सही से शील्ड नहीं कर पाया। खुद सोचो, जब सही से शील्ड नहीं कर पाया तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा कि नहीं? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। Yes, sir, बढ़ जाएगा। Yes, sir. ये सुराख के होके न्यूक्लियस अपना सुराख के होके फोर्स लगा रहा है, क्योंकि डी और एफ समझो यही बीच बीच में जाकर फोर्स लगा रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया, साइज छोटा हो गया, इसको कहते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। उसका रीजन ये आएगा, व्हाट इज द कॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन? रीजन ये होगा ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी एंड एफ। तो उस वक्त मत पूछिएगा सर पुअर शील्डिंग डी और एफ का क्यों हुआ, नहीं पूछना है उस वक्त। इसलिए अभी पढ़ाया जा रहा है कि डी ऑफ एफ की शील्डिंग ऑफ ए पुअर ड्यू टू डिफ्यूज शेप एंड लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो बचा नहीं पाता है। अरे बोलिए, समझ में आया ना? Yes, Yes, sir. Yes, sir. केमिस्ट्री में याद रखें, एस अगर हम शेल के फॉर्म में बोले, शेल तो कहो जितना नजदीक उतना शील्ड अच्छे से करेगा। सब शेल के फॉर्म में कहे तो कहो एस 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 और पी ज्यादा अच्छे से। यहाँ एन उन पर डिपेंड नहीं करेगा, यहाँ एन उन पर डिपेंड नहीं करेगा, कुछ भी एन डाल दो, एस की शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगी। कोई नहीं बोल रहा है, बोलिए Yes, sir. बोलिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ये लिख लिया आप लोगों ने? जल्दी बताइए। लिख लिया सर। और ये बहुत अच्छा। हाँ, तो एसपीडीएफ में डी और एफ की पुअर होती, ये सबको समझ में आया? इशिका सेन, ताहिरा और क्या कहते हैं, सक्षम, विभूति, नूर फातिमा, Yes, सबको sir. आया? Yes, sir. Yes, sir. चलिए पहला पॉइंट, यहां तक लिख लिया? जल्दी बताइए। Yes, sir, लिख लिया। ज्यादा वक्त गुजारेगा और न्यूक्लियस के नजदीक, इसलिए कहा गया मोर स्पेंट। निकले सारे लोग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. देखिए, दो चीज का बहुत रोल है इस चैप्टर में, एक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और एक है
शील्डिंग इफेक्ट, ये दो मैंने आपको पढ़ाया। डी और एफ की शील्डिंग इफेक्ट पुअर होगी, और एक ये जो लोगों का बेसिक कमजोर है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट का मतलब समझ जाइए, जो सही से नहीं बचाएगा। जब सही से नहीं बचाएगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आउटर पर बच जाएगा। इफेक्टिव शील्डिंग का मतलब हुआ बचाना, मतलब न्यूक्लियस को अच्छे से ढक लेना। ये दो चीजें आपको आए कि जब टीचर आगे पढ़ा रहा हो तो इफेक्टिव शील्डिंग की मीनिंग आपके दिमाग में आए, अब पुअर शील्डिंग की बात, क्योंकि आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है। बाद में वही चीज को आप 10-10 दफा पूछेगा तो टाइम भी खर्च होगा, सिलेबस भी खत्म नहीं होगा। इसलिए ये दो वर्ड आपको अच्छे से समझना है, चाहे एक हफ्ता के बाद ये वर्ड आए या 2 दिन की क्लास के बाद आए। पुअर शील्डिंग इफेक्ट मींस सही से नहीं बचाना, सही से नहीं ढक रहा है, सुराख है। जैसे इसकी मिसाल ऐसे लो, जैसे गर्मी में फटी बनियान अगर आप पहनते हैं और उस पर से आप कुर्ता पहनते हैं, वो दिख जाएगा, पुअर शील्डिंग। लेकिन वही फटी बनियान पे स्वेटर चढ़ाते हो तो क्या वो दिखेगा? बोलो बोलो। No, sir. No, sir. Act as a effective suitor, act as a effective shielding। S and P को स्वेटर मानो, फटी बनियान को बचा लिया। तो स्वेटर एक्ट एज इफेक्टिव शील्डिंग इन विंटर, बट कुर्ता मतलब डी एंड एफ सही से नहीं बचा पाया, फटी बनियान गर्मी में दिख रहा है। ये सब चीजें इसलिए मैं जोर दे रहा हूं कि जितनी एक्सेप्शनल केसेस आएंगे साइज का, सबका रीजन यही होगा, शील्डिंग पुअर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। 9-10 से पढ़ते आप आ रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट साइज घटती है, टॉप टू बॉटम साइज ये यहां पर भी है, लेकिन वो आप 9-10 का कंसेप्ट भूल जाएं। A lot of exceptional cases in periodic table। 9-10 से इसके पढ़ाने के लिए आपको नहीं है कि लेफ्ट टू राइट साइज घटे, सारे का रीजन यही होगा, पुअर शील्डिंग, जेड इफेक्टिव, पुअर शील्डिंग, इफेक्टिव। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पीरियोडिक टेबल में। इसलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो चीज पढ़ाई गई है बीच में दोबारा मत टोकिएगा, पुअर शील्डिंग क्यों है। तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा, क्योंकि मैं बहुत टाइम दे देकर पढ़ाता हूं एक एक चीज को, इसलिए ये सब चीजें आपको अच्छे से, हाँ कोई नई चीज है उसमें आप 10 दफा पूछें। अब ये चीज आपको सबको, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्या मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. यस। Yes, sir. अब आइए इन सब टॉपिक के बाद सबसे पहला टॉपिक आ रहा है एटॉमिक रेडियस। क्या आ रहा है? बोलिए सारे लोग मिलकर। Atomic radius. Radius. अब ये इसी को कहते हैं पीरियोडिक। आपको पढ़ना है एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चैप्टर खत्म। लेकिन ये चारों टॉपिक इतना जबरदस्त है, इन चारों से पहले, एटॉमिक रेडियस से पहले इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज स्क्रीनिंग, कौन एस ब्लॉक का है, कौन पी ब्लॉक का है, कौन ग्रुप फर्स्ट है, कौन ग्रुप 13 है, इन सब पर पीएचडी आपकी हासिल होनी चाहिए। आप 9th-10th के बच्चे नहीं हैं कि आपको कोई सीजियम लिख दिया तो आपको ये मालूम ना हो कि ये किसका है, डायरेक्ट का ये ग्रुप फर्स्ट है, इसके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, चाहे लाख एटॉमिक नंबर कुछ भी रहे। क्यों एस एंड पी ब्लॉक को रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट कहा गया? क्योंकि उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन ग्रुप को डिसाइड करेगा, डी ब्लॉक में डिसाइड नहीं करेगा। कोई भी पूछे सीलियम सेलेनियम क्या है तो आपको झट से मालूम होना चाहिए इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब ये 6 ग्रुप में है। 6 है तो 6 वैलेंस शेल में ग्रुप 16, और मेंडलीव के लिहाज से 6 कह सकते हैं आप। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वही ग्रुप नंबर होंगे, कल बताया गया था ना आपको। तो एटॉमिक रेडियस से पहले पर कमांड बहुत अच्छे से हो, अब उसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे। अब आइए एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज क्या है, गौर से सुनिएगा मेरी तकरीर को 5 मिनट अच्छे से, कोई बीच में उधर उधर ना बोले। कोई भी पूछे क्या है भाई किसी एटम का साइज कैसे मालूम करते हैं, तो एक बात बताइए, एटम का साइज कैसे मालूम करेंगे? न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस। बोलिए ना हाँ या ना, चुप क्यों है? अरे बोलिए, Yes, sir. एवरेज डिस्टेंस।
एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर इलेक्ट्रॉन। बोलिए हाँ या ना, सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. इसमें एक कंसेप्ट है भाई, दो दीवार के बीच की डिस्टेंस तभी आप मेजर कर सकते हैं जब दीवार फिक्स्ड हो। हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes. Yes, sir. Yes, sir. क्या आपने नहीं पढ़ा सेकंड चैप्टर में कि इलेक्ट्रॉन हैज वेव नेचर? इसकी फिक्स्ड बाउंड्री है ही नहीं। तो अच्छा एग्जामिनर बोर्ड में क्वेश्चन पूछेगा, कैन वी ड्रॉ द शार्प बाउंड्री ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? क्या हम ये बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन इस यहीं तक पाया जाएगा? कहिए नो, शार्प माने फिक्स्ड। वी कांट ड्रॉ द शार्प बाउंड्री ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। क्यों? ड्यू टू द वेव नेचर। वेव का मतलब इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं है, उधर उधर भाग रहा है। तब क्या कहिएगा डिफिनेशन, गौर से सुनिए। इट इज डिफाइंड एज एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। याद है प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों लगाया गया था? वेव नेचर की वजह से। याद है कि नहीं? Yes. Yes, sir. Yes. ऐसे सुने, न्यूक्लियस और उस पॉइंट तक जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो, उनके बीच की डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। हाँ, एक कहने के लिए है कि भाई न्यूक्लियस और आउटर, भाई आउटर कहां? आउटर की कोई पोजीशन फिक्स्ड है क्या? नहीं। इसलिए एटॉमिक रेडियस ऑफ एनी एलिमेंट हम क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते। 3 रीजन हैं। पहला, एटम इज टू स्मॉल। एटम बहुत छोटा है। कोई भी आपको छोटी चीज दे देगा, इसका साइज बताओ, वी कांट डिटरमाइन। पहली बात सुनिएगा अच्छे से। एटॉमिक रेडियस की डिफिनेशन कोई पूछे आप, सिंपल, इट इज डिफाइंड एज एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, इज कॉल्ड एटॉमिक रेडियस। या सरल भाषा में, या आप कह सकते हैं इट इज एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। ये भी आप कह सकते हैं। लेकिन आपसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बोलेंगे तो कोई अच्छा आदमी या कोई अच्छा कंसेप्चुअल आदमी आपसे पूछ देगा, भाई आउटर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तो पोजीशन फिक्स नहीं है, तो आप झट से कहिए वो उस रीजन में जहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो। ये है एटॉमिक रेडियस की डिफिनेशन। लेकिन इन तमाम के बावजूद कोई भी पूछे कि आप किसी एटम का रेडियस एक्यूरेटली मालूम कर सकते हैं, तो आप कहिएगा नहीं। We can't determine the atomic radius accurately in isolated. Isolated का मतलब क्लोरीन अकेला है। उसका रीजन ये है कि पहला, एटम इज टू स्मॉल। दूसरा, शार्प बाउंड्री ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट फिक्स्ड। तीसरा, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बोलो आया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सबको आया? सच सच बोले, एक एक स्टूडेंट की आवाज आनी चाहिए। मैं सारे की आवाज पर पीएचडी किया हुआ हूँ। Yes, सबकी sir. आवाज मेरे कान में आनी Yes, चाहिए। Yes. फिर से मैं पूछ रहा हूं, कोई भी पूछे एटॉमिक रेडियस तो सरल भाषा में न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच की डिस्टेंस। दूसरी डिफिनेशन, एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द पॉइंट वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज। दोनों डिफिनेशन समझ में आई कि नहीं? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। हाँ, लेकिन फिर जब तुम एक अच्छे स्टूडेंट की तरह करोगे तो खुद तुम एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ चुके, सर इलेक्ट्रॉन की तो पोजीशन फिक्स नहीं है। इलेक्ट्रॉन की हम दो दीवार के बीच की डिस्टेंस तभी एक्यूरेटली मालूम होगी जब दोनों दीवार की दोनों दीवार फिक्स्ड हो। सर इलेक्ट्रॉन की तो शार्प बाउंड्री होती नहीं है, न्यूक्लियस तो फिक्स्ड है, हम कहां तक खींचते रहेंगे? तो इसलिए केमिस्ट्री ने कहा, उसका भी जुगाड़ कहा केमिस्ट्री ने। तो मैं एक लाइन दोबारा बोल देता हूं, एटॉमिक रेडियस of any atom या any element can't be determined accurately due to the 3 reasons. Number 1, atom is too small. Number 1. Number 2, sharp boundary of electron is not fixed. Sharp का मतलब fixed. तीसरी बात, wave nature of electron. क्या ये 3 बातें सबको समझ में आई? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब आइए कर, तो सर हम कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो केमिस्ट्री ने कहा कंबाइन Cl2 बनाओ। Cl2 बना लिए, हाँ या ना? जल्दी बोलो। 2 Cl को कंबाइन कर दो, बॉन्ड बनाओ। बोलो हाँ या ना? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। जी सर। Yes, Yes, sir. sir.
दोनों का न्यूक्लियस है, ये डी है। बताओ, दोनों का आधा कर देंगे तो एक एटम का रेडियस निकल जाएगा। बोलो, ठोको ताली, अरे बोलो ना भाई। इस डी Yes, का sir. आधा Yes, कर sir. देंगे तो Yes, एटॉमिक रेडियस निकल जाएगा कि नहीं? Yes, sir. Yes. जी सर। इसीलिए एटॉमिक रेडियस, सुनो मैं चाहता तो आपको डिफिनेशन लिखा सकता है, एटॉमिक रेडियस ये है। नो, एटॉमिक रेडियस इज कैलकुलेटेड इन कंबाइंड स्टेट। हाय 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 हाय, क्लोरीन का एटॉमिक रेडियस है तो Cl2 कंबाइंड होना पड़ेगा उसके जो दोनों न्यूक्लियस, इसलिए डिफिनेशन, इसलिए देखिएगा एटॉमिक रेडियस आर 3 टाइप्स। कोवेलेंट रेडियस, व्हाई इट हैज 3 टाइप्स? अगर एक्यूरेटली निकला तो क्यों नहीं न्यूक्लियस और आउटर से निकाला गया? क्यों नहीं एक ही डिफिनेशन वैलिड है सबके लिए? नो, क्योंकि कहा गया कि एटॉमिक रेडियस आप किसी भी एटम का आइसोलेटेड का मतलब अकेला आप नहीं निकाल सकते। क्लोरीन है तो क्लोरीन का Cl की तरह Cl में नहीं निकाल सकते, आपको Cl2। H है तो H2 बनाना पड़ेगा, I है तो I2 बनाना पड़ेगा। Combined atomic radius is calculated in combined state। इसलिए पहला आया कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट बॉन्ड। मेटालिक रेडियस, मेटालिक बॉन्ड, मेटल के अंदर। एक आएगा वंडरवाल रेडियस। एटॉमिक रेडियस आर 3 टाइप्स। आपके स्कूल के एग्जाम में पूछेगा डिफाइन कोवेलेंट रेडियस, डिफाइन वंडरवाल रेडियस, डिफाइन मेटालिक रेडियस। तो ये बात सबको समझ में है कि एटॉमिक रेडियस हम किसी एलिमेंट का निकालेंगे तो कंबाइंड स्टेट में निकाल सकते हैं, हाँ या ना? ये बात सबको समझ में आई? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. तो हाँ, अब मैं आपको सब कुछ अच्छे से लिखा रहा हूं। आप 5 मिनट तक अब लिखना शुरू कीजिए सारे लोग। कंसेप्ट सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? जल्दी बोल दीजिए आप। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, देखिए अब आप एकदम चुपचाप आराम से लिखिए और अपने कंसेप्ट को, हो सकता है तो हम बताएंगे ना, हीलियम कंबाइन नहीं करते, इसलिए वहां आएगा वंडरवाल रेडियस। हाय, आएगा इसी का शेन। डाउट बाद में पूछेगा, पहले पूरा पढ़ लीजिए ना। ओके, या Yes, sir. हाँ, सब आएगा ना, पेशेंस रखें ना, सब आएगा, सब। इट इज डिफाइंड एज हम आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लिख सकते हो या ऑब्लिक करके। ठीक है, मैं एक ही में दोनों लिख दूं, हाँ या ना? जल्दी बोलो। एक तो डिफिनेशन ये होगी, इट इज डिफाइन एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? जल्दी बोलो। एक डिफिनेशन ये हो गई, अरे Yes, बोलो ना, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, यस। न्यूक्लियस, फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द पॉइंट where the probability maximum। लिख रहे हैं? लिख लिया यहाँ तक? बोलिए हाँ या ना? Yes. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. हाँ, एक दफा इस पॉइंट में किसी को डाउट? सच बोल दीजिए, No. कोई डाउट? No, No, sir. No, sir. sir. Yes, sir. हाँ, इसका पूछ के मैं आगे बढ़ूंगा। चलिए ठीक है, ओके। एक एक लाइन छोड़ के लिखिएगा। फास्ट सब लोग लिखिए, लिखना शुरू से रहिए, बैठे मत रहिएगा।
आइसोलेटेड स्टेट का मतलब जिनको ना आता लिख लीजिए अकेला, जब वो अकेला हो। बताइए, इस स्लाइड में किसी को डाउट है? बिला झिझक पूछिए। हम किसी भी एलिमेंट का आइसोलेटेड में, जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन ही फॉर्म में नहीं निकाल सकते, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन ही फॉर्म में नहीं निकाल सकते। उसका रीजन मैंने आपको लिखा दिया। बताइए, इस स्लाइड में किसी को डाउट? लिख लिया? Yes, sir. Yes, sir. Done, sir. कोई डाउट इस स्लाइड में? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. अब आइए, अब इस वाली क्लास मंडे को है 8:30 बजे। मंडे टू थर्सडे 4 दिन 8:30 बजे क्लास होगी। कोवेलेंट रेडियस तो 9 10 में तो कोवेलेंट बॉन्ड तो पढ़ा होगा ना आप लोगों ने? Yes, जी sir. sir. हाँ, तो कोवेलेंट रेडियस का मतलब हुआ कि कोवेलेंट बॉन्ड होगा। तो देखिए, इसलिए कंबाइंड स्टेट में है। इसी को कंबाइंड, इसी को देखिएगा आप केमिकल बॉन्ड पे पढ़िएगा, बॉन्ड लेंथ। जब कोई ये जो कंबाइंड किया ना, ये जो डिस्टेंस होता है इसको बॉन्ड लेंथ कहते हैं। तो बॉन्ड लेंथ का खस से आधा कर दो। बॉन्ड लेंथ अगर 100 पिकोमीटर है तो बताओ एटॉमिक रेडियस कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 50. Meter. हाँ, वेरी गुड, बस। हाँ, इसी को केमिकल बॉन्ड में बॉन्ड लेंथ कहते हैं। चलिए डिफिनेशन लिखिए। इट इज डिफाइंड एज देखिए, इस तरह पूरा डिफिनेशन देखिए। डिफिनेशन को अच्छे से लिखिएगा, मैं दोबारा समझा दूंगा
It is defined as half of the internuclear distance between two similar atoms when they are bound. Bound माने बांधा यानी बॉन्ड बनना, together by single covalent bond. कौन सा बॉन्ड? Covalent bond. Single covalent bond. Single covalent bond. इसलिए इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सिंगल बॉन्डेड कोवैलेंट रेडियस। डबल बॉन्ड में भी ये नहीं निकाल सकते। डबल बॉन्ड में कैसे निकालेंगे उसका अलग कंसेप्ट है, समझा? अब देखो मैं आपको बताता हूं इसको और अच्छे से, मैं डिटेल में समझा। तो पहले बताओ कोवैलेंट रेडियस की, कोवैलेंट रेडियस सबको समझ में आ गया? हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ फिर Yes, से, हाँ फिर से सुनो सारे लोग। कोवैलेंट रेडियस का मतलब ये हुआ कि एक, मान लो एक एटम ये है, मान लो ये कंबाइन किया, इसका न्यूक्लियस ये है, इसका न्यूक्लियस ये है, ये जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हुआ d, तो देखो R कोवैलेंट क्या हो जाएगा? हाफ d। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डू यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, इसको और मैं और अच्छे से समझाता हूँ कि कोई आपको कंफ्यूज ना का। ऐसे तो आप कंफ्यूज रहते ही हैं, फिर भी मेरी कोशिश होगी कि अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है। कोवैलेंट रेडियस मैं दोबारा बोल रहा हूँ, इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम व्हेन दे आर बाउंड टुगेदर बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। एग्जाम में जब आए तो आप पूरी इसी तरह लिखिएगा, इसमें सिंगल बॉन्ड सब नहीं लिखिएगा। अच्छा एग्जामिनर नंबर काट लेगा, ये सुन ले, वो कंसेप्ट है। हमारे लैंग्वेज अलग हो सकती है लेकिन सिंगल और टू सिमिलर एटम भी होना चाहिए, ये भी लाइन इंपॉर्टेंट है। टू सिमिलर एटम, डिफरेंट एटम की भी एटॉमिक रेडियस निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ना है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव में पढ़ाया जाएगा आपको, ये सुन लें। कोवैलेंट रेडियस सिर्फ सिंगल बॉन्ड के लिए, वो भी टू सिमिलर एटम के लिए। जैसे क्वेश्चन में अगर आपको दूं समझाने के लिए, तो देखिए जैसे अगर आपको कोई पूछे, देखिए मैं आपको बता रहा हूं, कोवैलेंट रेडियस आपको क्वेश्चन के जरिए मैं समझाता हूं, ऑफ ऑक्सीजन can be calculated अगर एक ऑप्शन दे दिया O2, समझा, बी ऑप्शन दे दिया H2O, या बी का सी दे दिया आपको H2O2, आपको कहेगा किसमें, तो गौर से सुनिए, क्या O2 में कोवैलेंट रेडियस निकल सकता है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नो, ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड इसमें नहीं निकल सकता। यहाँ तो एक ही ऑक्सीजन है, नहीं निकल सकता। अब आपको H2O2 को इस तरह लिखते हैं। अब बताओ क्या यहाँ पर ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है? हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो बस ये इस तरह ऑब्जेक्टिव पूछ देता है। जमीन तारे पर है, तारे जमीन पर हैं। स्टूडेंट चिल्लाता है, अरे सर ये क्यों पूछ दिया, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है। रे बिहारी, एनसीईआरटी ने डिफिनेशन लिख दिया, वही क्वेश्चन है। इट इज डिफाइंड एज, हाँ हम लोग तो यूनिट टेस्ट में रट रट के जाते हैं, नंबर पाने के लिए ना लिखते हैं हाफ ईयरली सम में। 2 साल 4 साल का पेपर उठाते हैं, इंपॉर्टेंट, इसलिए 11th कमजोर होता है। यहीं पर देख लीजिए, कुछ स्टूडेंट ज्वाइन किए हुए 15 रोज भी नहीं हुआ, सर एक चैप्टर कब तक खत्म होगा, ये कब होगा। देखिए यहीं पर भी कुछ स्टूडेंट शुरू में जो आए थे, पागलों की तरह पागल बना दिए थे टीचर को। वो कंसेप्ट नहीं, सिलेबस सिलेबस सिलेबस। तो कोवैलेंट रेडियस, इसलिए डिफिनेशन पर हमेशा पीएचडी करनी चाहिए। अब मैं उसी पर जोर देता हूं, बेसिक बातों पर जोर देता हूं, तभी बड़ी मछली पकड़ेंगे आप। इट इज डिफाइंड एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू सिमिलर एटम व्हेन दे आर बाउंड टुगेदर बाय सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। तो बताइए ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड है? अरे बोलिए हाँ या ना। Yes, sir. Yes, sir. इसी में आप Yes, निकाल sir. सकते। मैं और एक एग्जांपल देता, लेकिन सूखे केमिकल बॉन्ड बनाने पढ़ा नहीं है, स्ट्रक्चर आपको उतना आता नहीं है। अब देखिएगा ना, केमिकल बॉन्ड में 60 से 70 स्ट्रक्चर में क्लास के अंदर करवाऊंगा।
क्या आपको कोई भी कहीं से स्ट्रक्चर पूछे आपको फाइनली ड्रॉ करने आ जाए। इसलिए 2 चैप्टर छूटना ही नहीं चाहिए, क्लासेस, पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्ड। ये कमजोर केमिस्ट्री, हाँ स्टेट्स ऑफ मैटर में कुछ कंसेप्ट है वो बाद में सही हो सकता है, लेकिन ये 2 कमजोर तो 12th की केमिस्ट्री भी नहीं समझ में आएगी आपको, खासकर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सेकंड बुक पूरा इसी पर है। तो मैं डिफिनेशन के नीचे क्वेश्चन सिर्फ इसलिए कराता हूं कि माइंड में सेट हो जाए कि क्यों 2 सिमिलर एटम है, वाई सिंगल बॉन्ड का क्या मतलब है, तो क्वेश्चन के फॉर्म में देख ले आप। आप देखें, लिखेंगे नहीं। अच्छा ये लिख लिया आप लोगों ने, पहले बताएं, लिख लिया? यस। चलिए Yes, sir. आपको और Yes, एक आसान sir. क्वेश्चन के जरिए मैं समझाता हूं, आपको एक और आसान क्वेश्चन के जरिए मैं समझाता हूं, वो आप तो बता ही देंगे, फिर भी देखिए और आसान। आपसे कोई पूछे कोवेलेंट रेडियस ऑफ सी सिंगल बॉन्ड सी कैन बी कैलकुलेटेड। ए ऑप्शन C2H4 C2H6। मैं इसलिए आसान दिया, बताओ ये इथीन है, हाँ या ना, बताओ इथीन है ना ये? Yes, sir. जी सर। सर बी में होगा है सर। Sir, C2H6. वेरी गुड, वेरी गुड। क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है, नहीं निकाल सकते, इसमें निकाल सकते हैं से सिंगल बॉन्ड। कोई कहेगा सर ये तो दोनों डिफरेंट है, हमें CH का नहीं बोला, हमें CC बोला है, CC CC CC, तो CC तो है ना। अरे बोलिए ना जी स्टूडेंट, सर। हाय Yes, अल्लाह, sir. बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. हम CC का तो कोवेलेंट रेडियस मान, हाँ CH का नहीं निकाल सकते, CC का तो निकाल सकते हैं, कम्युनिटी सेंटर। और यहां तो ट्रिपल बॉन्ड है, हाय अल्लाह। ये हुआ कंप्लीट, ये हुआ कंसेप्ट। कोई पूछे 2 सिमिलर एटम का क्या मतलब है, समझाओ। तो H2 का तो एकदम अंधाधुन, Cl2 का अंधाधुन, और जल्दी में लोग बोल देगा O2 का अंधाधुन। रे बिहारी, O के बीच में डबल बॉन्ड है। हम इसको दूसरे तरीके से निकालेंगे। सिंगल बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड की साइज अलग होती है, सिंगल की साइज ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड की साइज कम होती है। ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे। सच सच बताइए, अब डिफिनेशन कोवेलेंट रेडियस आई या नहीं आई? बोलिए ना, बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. यस, ये लिख लीजिए। लिख लिया? आगे बढ़े, जल्दी बताइए। अरे Yes, नूर sir. फातिमा को आ रहा है साइंटिस्ट Yes, को? sir. नूर Yes, फातिमा, sir. ओके। Yes, कोई sir, डाउट आ है रहा है। आपको? No, sir. थैंक यू। चलिए नेक्स्ट टॉपिक डालिए, मेटालिक रेडियस। इसके नाम से साबित है, मेटालिक रेडियस कहाँ मेजर किया जाएगा? मेटल के अंदर। मेटल। यस। तो सर मेटल कंबाइन करता है, हाँ मेटालिक बॉन्ड, मैं मेटालिक बॉन्ड लिखवा दूंगा। पहले इधर मैं एक चीज बता देता हूँ, गौर से सुनो, क्योंकि सब कुछ फंडे के साथ आना चाहिए। एक मेटालिक बॉन्ड आपको पढ़ना है एस ब्लॉक में, सेकंड बुक में। मैं पूरा मैं न्यूज पढ़ देता हूँ, सुन लो अच्छे से। पूछा जाएगा व्हाई अल्कली मेटल आर सॉफ्ट। 9th-10th के वही लखमीर सिंह मंजीत कौर की बातें कि एल्कली मेटल इतना सॉफ्ट होता है कि सोडियम पोटेशियम को चाकू से काट सकते हैं। क्या ये नहीं पढ़ा आपने 9th-10th में? अरे Yes, sir. बोलिए ना। Yes, पढ़ा है sir. सर। पढ़ा है। हाँ, तो सेकंड बुक में आएगा व्हाई अल्कली मेटल आर जनरली सॉफ्ट, व्हाई अल्कली मेटल हैज लो डेंसिटी, व्हाई अल्कली मेटल हैज लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सबका एक आंसर होगा वीक मेटालिक बॉन्ड। अल्लाह, कमजोर बॉन्ड है ना मेटालिक, तो सॉफ्ट है। पढ़ना है एस ब्लॉक में, सेकंड बुक।
Why transition metal has higher density, higher melting point than alkali metal? तो transition metal लोहा है, लोहा सख्त होता है. Why लोहा is hard? Because a strong metallic bond. तोड़ना मुश्किल, हाथ से नहीं तोड़ सकते. तो मेटालिक बॉन्ड मेटल के अंदर, वो इसलिए मैं समझा रहा हूं. अब पूरी डिटेल तो इस ब्लॉक में आएगा. मैं रेफरेंस इसलिए दूंगा कि सब लोग बुक खोलेगा. एनसीईआरटी सर मेटालिक बॉन्ड तो नहीं है, पीरियोडिक टेबल में नहीं है. अरे है, आगे है. तो मेटालिक बॉन्ड गौर से सुनो अच्छे से. सबसे पहली बात, मेटालिक बॉन्ड सारे लोग बोलो कहां पाया जाएगा? मेटल के अंदर की नॉन मेटल? मेटल. मैं इसलिए पूछा, कुछ लोग बोलेगा नॉन मेटल. सोडियम मेटालिक बॉन्ड. अच्छा, कोई कहे सोडियम अकेला, सोडियम सॉलिड मेटालिक बॉन्ड. कोई कहे अकेला ये नो. सॉलिड का मतलब होता है, याद कर लो केमिस्ट्री में, सॉलिड का मतलब. कोई कहेगा दो है, ये नहीं है सर, कैसे बॉन्ड? नो 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 नो, ए अल्लाह. सॉलिड का मतलब भीड़, ग्रुप ऑफ एटम. ये मिलियंस है, मिलियंस ऑफ एटम है. ये दिखने में लग रहा एक. गौर से सुनना, सोडियम गैस लिखा जाए तब कहो ये अकेला है. गैस दूर दूर होता है, एक दूसरे पर अफेक्ट नहीं होता. ये भी एक कंफ्यूजन पॉइंट है. मेटालिक बॉन्ड कैसे होगा सर? ये तो अकेला है, बॉन्ड बनने के लिए दो होना चाहिए. अरे नहीं, सॉलिड का मतलब ही होता ग्रुप ऑफ एटम, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल. मतलब सोडियम अगर आयरन रॉड है तो बहुत सारे आयरन एटम्स हैं, मिलियंस ऑफ आयरन एटम्स हैं. अरे बोलना, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ में हाथ मिलाओ. Yes, sir. Yes, sir. हाँ, सॉलिड का मतलब बोले दिखने में एक लगेगा, लेकिन नहीं, वो एक नहीं है, बहुत है उसके अंदर एटम, बहुत बहुत. तो मेटालिक बॉन्ड इट इज डिफाइंड एज, गौर से सुनिए, ध्यान दीजिएगा, लिखिएगा नहीं. इट इज डिफाइंड एज एन अट्रैक्टिव फोर्स between metal ion and free electron due to. अरे इशिका सेन आपको आ रहा है साइंटिस्ट? Yes, sir. Various metal are bound together. देखिए, गौर से सुनिए, गौर से सुनिए, अच्छे से सुनिए. जैसे एक बात बताइए, मान लीजिए ये आयरन रॉड है, या समझिए कोई मेटल है, तो मेटल M प्लस E. M मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, किसी को समझाने की तो जरूरत नहीं है. अरे बोलिए, बोलिए ना. हेलो. Yes, sir. हाँ. अरे साजिद मियाँ आ रहा है तेरे को? साजिद मियाँ. यस सर. अब देखिए, ये आपके पास है. तो सर आपने ये कहा कि मेटालिक बॉन्ड मेटल मेटल है, आप कह रहे हैं, तो ऑब्वियसली गौर से सुनिए, बताओ इस दोनों में रिपल्शन होगा कि अट्रैक्शन होगा? रिपल्शन. बताओ इस दोनों के बीच में कौन है? Electron. सर इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन इसको भी खींचेगा कि आओ, क्यों दुश्मनी कर रहे हो, इसको भी खींचेगा. बताओ मेटल मेटल को करीब कर देगा? बोलना बोलना बोलना. Yes, sir. हाय, देखो देखो, जैसे NaCl, कोई कहेगा अरे Na प्लस Cl माइनस, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलके बना NaCl. वही हाल यहाँ MM कैसे बना? MM कैसे बना? अट्रैक्टिव. दो मेटल आयन है, इलेक्ट्रॉन बीच में प्यारो मोहब्बत कर रहा, आओ आओ मेटल, आओ करीब हो जाओ. ये है मेटल मेटल बॉन्ड. इलेक्ट्रॉन करीब लाता है. बना कैसे? मेटल आयन फ्री इलेक्ट्रॉन के बीच में आते, इसलिए मैंने लिख दिया ड्यू टू दिस बॉन्ड वेरियस मेटल आर बाउंड टुगेदर. डिड यू अंडरस्टैंड?
डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, sir. हाँ, आप सुने तो गौर से सुने। पहले इसको लिख लीजिए जल्दी से साइड में, मेटालिक रेडियस टॉपिक के साइड में लिख लीजिए आप जल्दी से, या आप जैसे भी लिखें वो मैंने आपको लिखा दिया, जल्दी लिखिए आप। हर दिन पर ये पीरियोडिक टेबल तब मजबूत होगा क्योंकि अभी तो स्टार्टिंग ही हुआ है। लिख लिया तो बताइएगा। डन सर। ठीक है, मेटालिक रेडियस के नीचे डिफिनेशन है, सबकी डिफिनेशन एक ही जैसी है, लिखो। इट इज डिफाइंड एज half of internuclear distance between two adjacent metal, दो adjacent करीब, between two adjacent metal in क्रिस्टल। मैं क्रिस्टल का मतलब बताऊंगा, क्रिस्टल लैटिस। या सिंपल क्रिस्टल भी लिख सकते हैं। मतलब बताइए, लिख लिया? हाँ ना, हाँ या ना? यस। हाँ, ये लिख लीजिए मेटालिक क्रिस्टल। हाँ, मेटालिक क्रिस्टल लिख। मेटालिक क्रिस्टल का मतलब मैं बता देता हूँ, दिस डिफाइन एज हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, देखिए, बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल इन मेटालिक। क्रिस्टल का मतलब वही हुआ कि यही है पूरा क्रिस्टल हो गया, बहुत सारे ना हो गए। क्रिस्टल माने सॉलिड ही होता है, बहुत सारे। तो देखो मैं बहुत सारे का बता देता हूँ, देखो कैसे, बताओ। ये मेटालिक क्रिस्टल हुआ, सॉरी, हाँ, कोवालेंट में इस तरह बनाना है, ओवरलैप कर रहा है, यहाँ ओवरलैप नहीं। बताओ ये क्रिस्टल हो गया कि नहीं? बहुत सारे मेटल एटम हुआ कि नहीं? बोलो हाँ या ना? बोलो ना। Yes, sir. हाँ, एक दूसरे से कैसे ज्वाइंट है? कौन सा बॉन्ड है इसमें, बताओ? Metallic bond. मेटालिक बॉन्ड। मेटल 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 मेटल। तो कोई भी दो ले लो, कोई भी दो एडजेसेंट ले लो। हेलो, दिस इज हाफ डी। तो या तो ये और या तो ये। अब कोई कहेगा ये और ये लेंगे, एडजेसेंट लेना है, एडजेसेंट लेना है। सुना सारे लोग? अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी सर। हाँ, चिल्ला तू भी हरी। चल लिखो इसको भाई, आर मेटालिक हाफ डी। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? डिड यू अंडर? और Yes, निमिर sir. खान, सिलेबस सही चल रहा है? निमिर खान जी सर। तो सर बहुत तेज साइड लगा दीजिए। स्टेट्स ऑफ मैटर भी चला, हो गया खत्म। थर्मो भी हो गया 30%। चल रहा है ना? चल रहा है ना? सही। यस सर। बोलो बोलो। स्कूल में तो सर इक्विलिब्रियम चल रहा है। हाँ, तो उससे छोड़ना स्कूल में। तेरा जामिया है क्या? जी सर। हाँ, छोड़ना। जी सर। कोई को कह रहा है जामिया में स्टेट्स ऑफ मैटर ही चल रहा है। नो लिख लिया? यस सर। बोलो, लिख लिया यहाँ तक? Yes. sir. एक लास्ट डिफिनेशन गौर से सुने, वंडरवाल रेडियस। देखो गौर से सुनो अच्छे से। केमिस्ट्री में एक वर्ड आता है जो तुम पढ़ोगे केमिकल बॉन्ड में, वंडरवाल फोर्स। क्या वर्ड आता है? जल्दी बोलो। वंडरवाल फोर्स। ये अट्रैक्टिव फोर्स होता है। देखो वंडरवाल फोर्स जो होता है ना, वो हर जगह पाया जाता है। आप सड़क पे चल रहे हैं, वंडरवाल फोर्स है।
वंडरवाल फोर्स के लिए कोई नेसेसरी कंडीशन नहीं है। जैसे मैं मिसाल देता हूं, ये तो मेटल था तो मेटालिक सॉलिड हो गया। मान लो Cl2 गैस में भी होता है, Cl2 सॉलिड में भी होता है कि नहीं, जल्दी बोलो। सॉलिड में ले सकते हैं ना, अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब Cl2 तो नॉन मेटल है, तो देखो वंडरवाल फोर्स बेसिकली एक फोर्स का नाम है। ये दो एटम के बीच में भी होगा, देखो। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, कंबाइन हो रहा है कि नहीं, करीब आ रहा है कि नहीं, जल्दी बोलो। ये वंडरवाल फोर्स है, अरे बोलो। या कोई बोल ही नहीं रहा यार, बोलो ना। Yes, Yes, sir. sir. Yes. हाँ, ये मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूल के भी एक, देखो ये तो कोवलेंट हो गया, ये भी एक मॉलिक्यूल हो गया। देखो मैं मिसाल दे रहा हूँ, लेकिन बताओ सारे लोग आंख से देखो, क्या ये दोनों बॉन्डेड है, हाँ या ना, जल्दी बोलो। क्या ये दोनों No, बॉन्डेड sir. है? No, sir. No, sir. No, sir. हाँ बॉन्डेड नहीं है, लेकिन वंडरवाल फोर्स तो पाया जाएगा ना इस दोनों के बीच में, बोलो हाँ या ना। जो इस Yes, दोनों sir. को करीब ले Yes, आएगा। Yes, sir. अरे बोलिए ना, बोलिए ना। Yes, sir. Yes, sir. हाँ। जैसे Cl2 सॉलिड है, तो Cl2 सॉलिड का मतलब बहुत सारे Cl2 हो गए, ले बिहारी, बहुत सारे Cl2 हो गए। अब देखो इस Cl के बीच में तो कोवलेंट बॉन्ड है, अब इस दोनों के बीच में कैसे होगा, इस दोनों के बीच में क्या होगा, वंडरवाल फोर्स। अब देखो यही वंडरवाल फोर्स जितना स्ट्रांग होगा तो मॉलिक्यूल और नजदीक चला जाएगा कि नहीं, जल्दी बोलो, जल्दी Yes, बोलो। sir. Yes, sir. Yes, sir. तो बताओ वंडरवाल फोर्स सबको समझ में आया। अट्रैक्टिव फोर्स होता है, ये हर जगह पाए, इट इज नॉट यूनिवर्सल। आप सड़क पे जा रहे हैं, 10 पार्टिकल आपके कपड़े के ऊपर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड वंडरवाल फोर्स। चिपक जाता है कि नहीं, अरे कपड़े के ऊपर आ जाता है ना Yes, 10 sir. पार्टिकल। Yes, sir. दिस इज कॉल्ड वंडरवाल फोर्स। गैस मास्क, आप जो मास्क, गैस मास्क जो कोल माइंस में मजदूर काम करता है, अब अभी हम लोग तो जनरल मास्क ले रहे हैं अभी कोविड की वजह से। एक होता है गैस मास्क, तो उसमें भी क्या होता है, जो पॉइजनस गैस होती है वो आ जाती है, तो वही वंडरवाल फोर्स की वजह से वो खींच लेता है उसको। तो वंडरवाल फोर्स वंडरवाल एक साइंटिस्ट का नाम है, ये अपने आप में एक टॉपिक है, तो ये मैंने समझाया। तो वंडरवाल फोर्स वही है कि आप नीचे इसकी डिफिनेशन लिखिए, सारे लोग लिखना शुरू कीजिए, फिर मैं डिफाइन करूंगा, अच्छे से समझाऊंगा। नीचे लिखिए, इट इज डिफाइंड एज half of internuclear distance between two non-bonded। एक स्टूडेंट ने मुझे अभी टेक्स्ट मैसेज किया था कि नॉन बॉन्डेड के बीच में कैसे, तो ये ध्यान दें, हीलियम हीलियम नहीं करता है, नॉन बिटवीन टू नॉन बॉन्डेड एटम of adjacent molecule। इसकी मिसाल में दो तरह का वंडरवाल रेडियस होता है। पहला, नोबल गैस में वंडरवाल रेडियस होगा, सुना सारे लोग। अच्छा एक मिनट, एडजेसेंट मॉलिक्यूल आगे का लाइन इंपॉर्टेंट, इन सॉलिड स्टेट, ये नहीं लिखिएगा, एग्जामिनर गलत कर देगा। सुना सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir. इसको दिखाने का तरीका, मान लो ये कोवलेंट रेडियस था, एक और मॉलिक्यूल ले लो, बस वही मैंने इधर इसलिए जानबूझ के बता दिया। अब देखो ये और ये नॉन बॉन्डेड एटम है कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. ये जो डी होगा ना, उसी का आधा कर दोगे तो वंडरवाल रेडियस निकल जाएगा। तो अब बताओ, खुद दिमाग लगा लो, 3 रेडियस सबसे कैन यू हेयर मी? Yes, sir. आप शायद म्यूट हो गए थे। अच्छा, मेरी आवाज आ रही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हम ये कहा कि तुम 3 रेडियस में बताओ सबसे बड़ी रेडियस कौन सी है, वंडरवाल। Yes, sir. Yes, sir. वंडरवाल के बाद, हाँ वंडरवाल के बाद बेटा ये, Metallic. हाँ तो आपको ये बहुत सारे स्कूल और कंपटीशन में पूछ चुका है। वंडरवाल रेडियस सबसे बड़ी रेडियस होती है,
उसके बाद मेटालिक रेडियस, उसके बाद कोवेलेंट रेडियस। पहले तो आप ये डिफिनेशन लिख लें। इसलिए नोबल गैस में वंडरवाल रेडियस पाया जाएगा, नॉन बॉन्डेड, इसलिए नोबल गैस की साइज सबसे बड़ी होती है। इशिका सेन, आपका डाउट क्लियर हुआ? यस सर, समझ में। थैंक यू। तो इस बैच की नेक्स्ट क्लास कब है? मंडे। मंडे को। Monday. अरे नूर फातिमा, आपके स्कूल में क्लास में कौन सा चैप्टर चल रहा है? सर आज सर ने 3rd चैप्टर स्टार्ट कराया है, पीरियोडिक आप भी आप जामिया में हैं? यस सर। ये कितना जामिया, एक जामिया वाला कह रहा पीरियोडिक टेबल सर एक्सटर्नल वालों का अलग बनाया है। अच्छा, एक्सटर्नल वालों का अलग बनाया, ओके, थैंक यू। ऐसे आपको मैं कुछ क्लासेस के बाद 2 बैच में डालूंगा मैं। ओके सर। समझ? हाँ, एक बैच ये होगा, एक और बैच होगा, इससे सिलेबस आगे भी होगा, क्योंकि टाइम कम है, इतने कम दिनों में सिलेबस नहीं हो पाएगा, इसलिए एक बैच और आपको करना पड़ेगा। सर नेक्स्ट स्लाइड हो गया सर, ये वाला। ने और सबका हो गया? यस। अरे शिफा शाहीन, आप वीडियो लेक्चर देखा? 1 भी 2 भी? शिफा शाहीन, सर 2 देखा। कुछ समझ में आया? यस सर। हाँ, नोट्स बना रही हैं अच्छे से? यस सर। सीक्वेंस में नोट्स बनाइए क्वांटम नंबर का। कोई डाउट होगा तो मैं अलग से क्लास रख दूंगा, ठीक है? आप कोशिश कीजिए कि यही आपके पास फ्राइडे, कल है सैटरडे, संडे, ये 3 दिन में 5 वीडियो देख लीजिए। आपको किसी भी चैप्टर में परेशानी नहीं होगी, ये मेरा चैलेंज है। अगर आप सही से पढ़ लीजिएगा तो किसी भी चैप्टर में आपको, बाकी जब पूरा हो जाएगा तो मैं फिर फर्स्ट चैप्टर का मैं पूरा भेज दूंगा आपको, ठीक है? हाँ, घबराइए नहीं, आप ये पूरे 5 वीडियो को 2-2 दफा अच्छे से देख लीजिए। यही क्वांटम नंबर का ही इफेक्ट है आगे, ठीक है? उसके बाद मैं पूरा पहले चैप्टर का भेज दूंगा, आप नोट्स अच्छे से बनाइए और ये रेगुलर क्लास में आती रहिए आप। थैंक यू सर। हाँ, थैंक यू, ओके। लिख लिया सारे लोग? जी सर। Yes, sir. यस सर। ओके, बाय अल्लाह हाफिज सर। बाय।